अच्छा, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ पर क्या जी की वैल्यू सब जगह एक बराबर रहती है, सब जगह एक जैसी रहती है, ये अगला क्वेश्चन है। तो अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माने, जैसे कि हमने यहाँ माना है या यहाँ मान रखा है, तो ये बात सही है कि सब जगह आर सेम है और अर्थ का मास वो भी सेम है, तो इसलिए जी की वैल्यू पूरे अर्थ पर एक जैसी होगी। बट सच्चाई ये है कि अर्थ का शेप एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है? एक इर्रेगुलर टाइप का सरफेस है। कहीं पर जहाँ जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ वाली जगह में क्या होगा, सेंटर से जो एम मास था हमारा स्मॉल एम, वो पहाड़ वाली जगह पे क्या होगा, सेंटर से ज़्यादा दूर हो जाएगा। अगर हम किसी गहरी जगह में ले जाएं, किसी ट्रेंच में लेके जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिफरेंट प्लेसेस पर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो हमारा रिलेशन आया है रेडियस ऑफ प्लैनेट के साथ, वो ये आया है। ठीक है, तो आर की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, एक तो बात ये है। तो डिफरेंट प्लेसेस में जी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से हम इसको बोल सकते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन। ठीक है, किन किन वजहों से हो सकता है? क्योंकि आर इज़ नॉट सेम एट एवरी प्लेस या एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, सब जगह एक बराबर आर नहीं है। दूसरी बात, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी जी की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी चेंज होता है। ये तो अर्थ सरफेस पर बात हो गई, अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर ऐसा नहीं है, अर्थ का शेप कुछ ऐसे टाइप का है। ठीक है, इतना ज़्यादा इरेगुलर भी नहीं होगा, बट इरेगुलर है। तुम इसको सर्च कर सकते हो, इंटरनेट में देख सकते हो कि अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलर है। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो नाम है नाशपाती, और अंग्रेज़ी में क्या नाम है नाशपाती का? नाशपाती के शेप का अर्थ है लगभग। ठीक है, तो नाशपाती जो एक फ्रूट होता है उसके जैसा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। रोटेशन का भी इफेक्ट होता है, रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट हमारा जो इस साल का कोविड की वजह से डिलीटेड सिलेबस है, उसमें ये दोनों पॉइंट्स का डिस्कशन डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ जी की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो हमें डिस्कस करना है। कब? जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएं, सरफेस से अगर एच हाइट ऊपर चले गए, ठीक है, तब जी की वैल्यू में चेंज क्या आएगा। सरफेस पर तो जी है, एच हाइट ऊपर चले गए, तब जी की वैल्यू मान लो जी डैश हो गई, तो वो जी डैश कितना होगा। या अर्थ सरफेस से नीचे चले गए, डी डेप्थ नीचे चले गए, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो होगी जी डैश वो कितनी होगी। ये हमें अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी पर फोकस करेंगे कि जी की वैल्यू में चेंज एट ए हाइट एच एंड एट ए डेप्थ डी, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट इस साल के हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में देख सकते हैं। फिलहाल तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एंड एट ए डेप्थ, ये हमें पहले कर लेना है। तो जी एट ए हाइट कर लेते हैं कि एच हाइट अगर ऊपर ले गए सरफेस से, अर्थ सरफेस से, तो जी की वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा। तो सपोज़ ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये सेंटर हो गया, अर्थ का मास है मान लो m, और अगर हम h हाइट ऊपर लेके गए, ये सरफेस पर पॉइंट है मान लो a और h हाइट ऊपर पॉइंट है b, तो h हाइट ऊपर लेकर के हम अपने मास बॉडी को जाएंगे, तो g की वैल्यू में क्या चेंज होगा ये पता चल सकता है। अर्थ का रेडियस मान लेते हैं r। ठीक है, तो एट पॉइंट A यानी कि अर्थ सरफेस पर जब हम हैं तो क्या होगा, ये m मास का बॉडी था, ये एट पॉइंट A जब A पॉइंट पर हैं तब G की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू होगी Gm/r², इतनी वैल्यू होगी। और जब हम B पॉइंट पर चले जाएंगे यानी अर्थ सरफेस से h हाइट पर एट पॉइंट B पॉइंट पर क्या होगा, G की वैल्यू सपोज होगी G डैश। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर लिखें Gm,
अब डिस्टेंस हो गया, अब r नहीं है, देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक h, तो अब सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h हो गया, तो g की वैल्यू लिखेंगे r प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया ये तो याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो अब g डैश और g की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें वेरिएशन कितना हुआ वो पता करना है। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलता है g डैश बाई जी। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो g डैश बाई जी या g बाई जी डैश कुछ भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा, g डैश बाई जी करने से आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अगर हम इसको लिख लेते हैं g बाई जी डैश, g बाई जी डैश कर लेते हैं, बात वही है, कैलकुलेशन में फाइनली वही आना है, r प्लस एच होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे किया जाएगा, पहले न्यूमरेटर से तुम r कॉमन ले लो, तो r कॉमन लेने से क्या होगा आर स्क्वायर, और इधर क्या होगा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर, इनको डिवाइड कर दो आर स्क्वायर को, तो क्या आया 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना कि h जो है, जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था, इस डायग्राम में भले ही h हमने इतना बड़ा दिखा दिया r के ही कंपेरेबल साइज़ का, बट सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि h इज़ मच लेस देन r, h r से काफ़ी छोटा होता है, तो उससे क्या होगा कि h बाई आर ये मच लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी आई है 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, इसको अगर हम सेपरेटली ट्रीट करें, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, अगर हम h बाई आर को मान लें x, ठीक है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल होता है जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम इसको कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम या कह लो बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, ये देखो हमारा h बाई आर जो है वो 1 से बहुत छोटा है और इसी को हमने x लिखा है, तो x अगर 1 से छोटा है तो 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, इसको एक्सपेंड जब करते हैं तो 1 प्लस ये जो पावर है, ये मान लो स्क्वायर नहीं, इसको मान लेते हैं n पावर है, कुछ n पावर है, तो पावर यहाँ पर आ जाती है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, आगे भी टर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आगे भी टर्म्स नहीं, आगे कितने होंगे n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, अगर पावर n है तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स आते हैं, वो मैथ्स में तुमको डिटेल में पढ़ने मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम। फिलहाल फिजिक्स में हमें इतने की ही ज़रूरत पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, आगे के टर्म्स की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती वो भी बता देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो अगला जो टर्म आएगा उसमें आएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आगे और टर्म आएगा उसमें आएगा एक्स क्यूब, फिर आगे एक टर्म आएगा उसमें आएगा x टू द पावर 4। तो x क्योंकि 1 से बहुत छोटा है, तो अगर तुम इसकी पावर बढ़ाओगे, एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स क्यूब करोगे, x टू द पावर 4 करोगे, तो ये x की वैल्यू और भी छोटी होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25, लेकिन अगर तुम 0.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा क्या 0.25, फिर क्यूब करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो 1 से छोटे क्वांटिटीज़ का जब हम पावर बढ़ाते हैं, स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये सब करते हैं, तो वो और भी छोटे हो जाते हैं। तो आगे आने वाले टर्म्स में आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स क्यूब, तो उतने छोटे क्वांटिटी को जब इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स बहुत छोटे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में जब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं तो जनरली पहले और दूसरे टर्म से ही हमारा काम चल जाता है। तो पहला टर्म तो होता है 1 और दूसरा होता है एन एक्स। n क्या चीज़ है, जो पावर था n 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वो n इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लिया, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने से क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। हाँ, तो क्या आया g बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको x माना है, यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस h इज़ मच लेस देन r, h बाई आर इज़ मच लेस देन 1, तो फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम क्या मिलेगा, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है,
बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से g बाय जी डैश हो गया 1 प्लस 2h/r। आगे के टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे जैसे अभी डिस्कस किया। तो g की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर अच्छा g डैश की वैल्यू चाहिए थी हमें, सॉरी नॉट g डैश, नई वैल्यू क्या होगी, या फिर ऐसे भी काम चल सकता था। चलो ठीक है, g डैश की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो g डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, g इंटू 1 प्लस 2h/r⁻⁻1। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से चाहो तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लो, h/r बहुत छोटा है, पावर -1 है, तो क्या आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h/r। ठीक है, ये प्लस से माइनस कैसे हुआ, ये -1 पावर इधर आ गया, कैसे 1 प्लस x⁴n से क्या आ गया 1 प्लस nx। उसी चीज़ को हमने दोबारा से यूज़ कर लिया है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हम g डैश बाई जी करते तो यहाँ पावर -2 आता, अपने आप से 1 माइनस 2h/r आ जाता। ठीक है, बस कैलकुलेशन हमने क्या यहाँ पर कर दिया, g बाई जी डैश किया था, इसीलिए हमें 2 बार बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ा। अगर हम g डैश बाई जी करते तो पावर नेगेटिव आती, एक ही बार में -2h/r आ जाता। ठीक है, वो ठीक है, अंडरस्टूड है, ईजी बात है। तो g डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, g डैश की वैल्यू क्या आई है, अब ज़रा उसको हम एनालाइज करके देख लेते हैं कि g डैश की वैल्यू क्या आई है। तो g डैश की वैल्यू हमारी आ गई है g 1 माइनस 2h/r। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज किया जाए, g इक्वल टू g माइनस 2h/r इंटू जी, ये वैल्यू है। अब ज़रा ध्यान से देखो, g डैश की जो वैल्यू थी वो क्या आई है, g डैश क्या चीज़ था, h हाइट ऊपर ले गए तो g की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, नई वैल्यू है g डैश। g डैश की वैल्यू क्या है, g माइनस दिस मच, यानी कि g में से कुछ घट रहा है। यहाँ g था, h हाइट ऊपर ले गए, g में से इतना घट गया, 2h/r इंटू जी, इतना माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीजिंग व्हेन यू टेक दिस बॉडी एट ए हाइट h। ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, डिक्रीज होगा जैसे जैसे और ऊपर ले जाओगे तो h की वैल्यू और बढ़ेगी, तो h की वैल्यू और बढ़ने से ये पूरा टर्म इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, g में से और बड़ा फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, तो और बड़ा फैक्टर सब्ट्रैक्ट होने से g की वैल्यू और ज़्यादा घटेगी, जैसे जैसे ऊपर ले जाओगे g की वैल्यू घटते चली जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि h हाइट ऊपर ले जाने से g की वैल्यू घट जाती है। अब कभी कभी ये बोला जाता है कि भाई परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंट घटेगा, तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले तो चेंज पता होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। हाँ, तो क्या आ गया था हमारा, g डैश बाई जी, यहीं से आ रहा है, g डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस 2h/r, ये आया। तो चेंज निकालना है तो g डैश बाई जी -1 दोनों तरफ कर दो, तो 1 माइनस 2h/r -1, तो क्या आ गया -2h/r। तो और इधर थोड़ा और सॉल्व कर लिया तो क्या है, g डैश माइनस जी बाई जी इक्वल टू -2h/r। तो g डैश माइनस जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, और इधर -2h/r। सो चेंज इज नेगेटिव, नेगेटिव चेंज का मतलब क्या होता है कि g की वैल्यू घट गई। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज इन g, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, और इधर क्या हो जाएगा -2h/r इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ g आया, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि घट रहा है, g की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है।